हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। चलिए, तो गाइस आज की हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, देखिए अभी तक हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी को एनालिसिस किया था। और ग्राफ थ्योरी में हम लोगों ने दो टूल के बारे में बात करी थी। वन इज वेरी गुड एरिया एंड सेकेंड वन इज स्लोप। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का यूज़ किया था, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्यों इंटीग्रेशन की यूज़ की ज़रूरत पड़ी, तो देखिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि मैं कोई भी एक v वेलोसिटी, v कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने x डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, t टाइम में, तो मैं x को लिख सकता हूं वेलोसिटी इनटू टाइम। परफेक्ट ना? लेकिन ध्यान रखें मेरी v क्या है बच्चों, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। बट अभी आप देखिए, क्या आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में कभी भी v स्पीड कांस्टेंट रखते हुए कभी ट्रेवल किया है क्या? हार्डली फॉर 100 मीटर और 200 मीटर हमारी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, बट वो रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली वेरी करती रहती है। कभी ट्रैफिक सिग्नल मिल जाता है, कभी ट्रैफिक जैम मिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, हमारी स्पीड वेरी करती रहती है। तो अगर स्पीड वेरी कर जाए, अब सुनना, नाउ स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग। अब फिर हमसे बोला, और मेरी स्पीड रेगुलर चेंज हो रही है, वो कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। फिर वही मुझे ए से बी तक आना है, ए से बी तक आना है, ठीक है ना? मुझे टाइम टी लगा, और जो मैंने डिस्टेंस किया वो अभी भी x है। अब क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? हम कभी भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। रीजन भी, क्योंकि हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि भैया ये वाला फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वेलोसिटी या स्पीड इज कांस्टेंट। एंड अगर स्पीड वेरी कर रही है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? फिर हम लोगों ने याद कीजिए दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वन इज डेल्टा टी एंड सेकेंड वन इज डी टी। रिमेंबर दिस डिफाइंड फॉर फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल के बारे में बात करेंगे तो हम वी रिप्रेजेंट डेल्टा टी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वी रिप्रेजेंट डी टी। अब इनफाइनाइटेसिमल का मतलब ही समझ में आता है कि t की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू जीरो, यानी t इज टेंड्स टू जीरो, है ना? t टेंड्स टू जीरो यानी बहुत छोटा सा इंटरवल। अब देखिए अगर हम बात करें तो हमने बोला कि देखिए ये डिस्टेंस है बच्चे, x डिस्टेंस पर, सुनना बेटा, x दूरी पर जाके हम एक छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा एक डिस्टेंस मान लेते हैं dx, है ना? छोटा सा डेटा डिस्टेंस मान लेते हैं हम dx, c एंड d, लेट्स से C एंड D पॉइंट हम लोगों ने मान लिया। और ये C एंड D पॉइंट कैसा है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, वेरी 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 स्मॉल। अब ये इतना छोटा सा डिस्टेंस है तो मैं मान सकता हूं कि मुझे C से D तक आने में कितना टाइम लगा होगा, dt। अब ध्यान से सुनना, जो कि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी एट C पॉइंट इज नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेलोसिटी एट D पॉइंट। रीजन समझ में आया? क्योंकि हम लोगों ने इसके छोटे 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 पार्ट्स कर दिए, और एक पार्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। उस पार्ट में मैंने बोला C से D का जो डिस्टेंस है वो dx है। dx बहुत बड़ा बहुत छोटा, वेरी गुड, बहुत छोटा डिस्टेंस है। अगर dx बहुत छोटा डिस्टेंस है तो हमने बोला कि C से D तक आने के लिए जो भी वेलोसिटी रही होगी वो लमसम सेम रही होगी। लमसम का मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम रही होगी। तो हमने बोला C से D तक की जो वेलोसिटी है वो vc इक्वल्स टू vd, कुछ भी वेलोसिटी मान लेते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे v। डिस्टेंस कितना है, ट्रेवल किया dx, टाइम कितना लगा dt। अब बताइए, क्या मैं डिस्टेंस dx को मैं लिख सकता हूं स्पीड इनटू टाइम? यस सर। क्यों?
क्योंकि हमने मान लिया कि इस इंटरवल में स्पीड वेरी नहीं हुई होगी। बोलो इतना समझ में आया। चलिए अब मैं ये कहता हूं कि अब देखिए, जब भी हमारे लिए फिजिक्स में वेरिएबल चीजें आ जाती है, वेरिएबल फोर्स आ जाए, वेरिएबल आपके पास वेलोसिटी आ जाए, वेरिएबल पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वेरिएबल करंट आ जाए, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन का ही यूज करना होता है। चलिए पहली बात तो यहाँ तक समझ में आया कि हम लोगों को इंटीग्रेशन का मतलब क्यों जरूरत पड़ी। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, देखना। अब अगर हम थोड़ा और एनालाइज करें इसको, तो हमने बोला कि इसके छोटे 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 पार्ट्स कर दीजिए, ठीक है। मान लो एक बच्चे ने ए से बी तक 10 पार्ट्स किए, ध्यान से सुना, 10 पार्ट्स किए, और उसने सभी 10 पार्ट्स का ऐसे dx 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 कैलकुलेट कर लिया, dx1 dx2 dx3, और सभी को ऐड कर दिया। ध्यान से सुना बच्चों, देखिए एक बच्चे ने इस वाले डिस्टेंस के, जो कि हमने x माना है, उसने इसके 10 पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लीजिए, ठीक है। ये 10 पार्ट किए उन्होंने। ध्यान से सुना बच्चों, इंटीग्रेशन की बिल्कुल फील आ जाएगी। इसको उन्होंने dx1 बोल दिया, इसको dx2 बोल दिया, इसको dx3 बोल दिया, एंड सो ऑन, इसको dx10 बोल दिया, ठीक है। अब dx10 टोटल डिस्टेंस, टोटल x को मैं क्या लिख सकता हूं, dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 प्लस अप टू dx10। मान लो ये वंश ने किए इसके 10 टुकड़े। अब अर्पित आ गया, अर्पित ने बोला कि मैं क्यों करूं 10। वो भाई साहब पागल हो गया, उसने इसके बहुत छोटे 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 टुकड़े किए और वो अप्रोक्सीमेटली 100 कर दिए उसने। ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी ऑफ, या आपके पास डिस्टेंस ऑफ वंश आ गया, व्हाटएवर जो भी आपको निकालना है। अब ये आपके पास 100 टुकड़े हो गए इसके, ठीक है, 100। तो फिर दोबारा से वो छोटा dx1 छोटा dx2 अप टू टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, dx1 प्लस dx2 प्लस अप टू 100 dx, यानी dx 100। चलिए ठीक है। अब काजल आ गई, काजल और पागल हो गई, पागल लगी रही सुबह से शाम तक, और इसने इसके 1000 टुकड़े कर दिए, ठीक है। बहुत छोटे 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 बहुत छोटे छोटे 1000 टुकड़े, पागल हो गई, लगी रही लगी रही लगी रही लगी रही। चलिए अब तो x कितना है बेटा, वही dx1 से लेके dx1000। लेकिन अभी कहानी रुकी नहीं है मेरे दोस्त, अभी कौन आ गए, अभी आ गए हमारे निष्ठा। अब निष्ठा को लगा यार ये तो बड़ा, इसने 100 के, इसने 10 के, इसने 1000 के, मैं तो 1 लाख करूंगी। सुबह से लग के 1 महीने तक इसने 1 टुकड़े करते चली गई, 1 लाख। फिर इसने डिस्टेंस निकाला। अब देखना ध्यान से, ये डिस्टेंस आया वंश का, ये डिस्टेंस आया अर्पित का, ये डिस्टेंस आया काजल का, ये डिस्टेंस आया निष्ठा का, जिसने कितने टुकड़े कर दिए बेटा, 1 लाख। अब तुम थोड़ा सा एनालाइज करके बताओ, आया तो सबका डिस्टेंस है, विच वन इज मोर एक्यूरेट, विच वन इज मोर एक्यूरेट, सोच के बताओ। वेरी गुड, निष्ठा वाला आया होगा। क्यों आया होगा, क्योंकि सर ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर स्पीड का फ्लक्चुएशन हो सकता है। ये उससे छोटा सा डिस्टेंस है, यहाँ पर स्पीड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रह सकती है, यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट रह सकते हो। इस पॉइंट पे तो सर स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी हम इतना समझ में आ गया कि जितने छोटे 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 टुकड़े करेंगे ना, उतना ही मोर एक्यूरेट हमारा आंसर आता चला जाएगा। अब एक बच्चा और आ गया, ठीक है ना। अब एक बच्चा लखन आ गया, लखन तो पागल हो गया, उसने इसके 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ टुकड़े कर दिए, फिर सबको ऐड करने लगा, और ऐसे करते करते उसका जीवन निकल गया, बट आंसर अभी भी नहीं आया। चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इंटीग्रेशन कितना अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। इंटीग्रेशन क्या कहता है, कोई भी आपके पास वेरिएबल चीजें होती है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, और कोई भी एक पार्ट को पिक कर लीजिए, उस पे हम लोग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और फिर सबको सम अप कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन का बेसिकली दूसरे मतलब में मतलब क्या समझ में आ गया कि सम करना। देखिए हम सम ही तो कर रहे थे ना,
ठीक है ना। लेकिन हमें एक चीज और समझ में आ गई, सर ये तो कितने भी इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं। कोई 10 करोड़ कर सकता है, कोई 100 करोड़ कर सकता है, कोई 1000 करोड़ कर सकता है। टुकड़े करने अलग है, फिर उनको ऐड करना और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए मैथ्स ने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दे दिया जिसको हम लोगों ने बोला इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो सिंबल है बेटा वो होता है ये एस होता है ना, एस को स्ट्रेच कर लो, दिस रिप्रेजेंट्स योर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई होप इतना समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि हमें फिजिक्स में क्यों जरूरत पड़ी इंटीग्रेशन के लिए। क्योंकि चीजें वेरिएबल होगी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो हमें उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए हम लोगों को फिर वी हैव टू सम अप। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, सम करना। तो मैं लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, मैथ्स में आप लोगों को ये लिखना आता है, इंटीग्रेशन समेशन ऑफ, परफेक्ट ना, dx I where I belongs to 1 to n। अब जिसने 10 टुकड़े किए तो वो 10 लिख जाएगा, जिसने 100 किए तो वो 100 कर देगा, जिसने 1000 किए तो वो 1000 कर देगा, जिसने 1 लाख किए तो वो 1 लाख कर देगा। बोलो यहां तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन का बेसिक यूज देखा और क्यों जरूरत पड़ी वो देखा ना। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन के सिंबल की, तो ये ऐसा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना बच्चे। अब देखिए, इसका मतलब भी सम नहीं करना होता है। अच्छा, इसका जो ये लोअर एंड होता है ना, लोअर एंड, ये हम यहाँ पर अगर हमें लिमिट्स भी गिवन है कि हमें अपने इंटीग्रेशन को इस लिमिट के विद इन हमें ऐड करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे इनिशियल लिमिट। अगर हमें गिवन है तो, अगर हमें इंटरवल दे दिया गया है, टाइम 0 से 5 सेकंड तक बताना है, तो वो इनिशियल लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं और फाइनल लिमिट ऊपर पुट करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन अपने आप में दो प्रकार के होते हैं बेटा। टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव, वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए, जैसे कि नाम ही रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेट डिफाइन किया गया होगा, यानी इंटरवल्स आर गिवन टू अस। इसमें इंटरवल हमें पता होंगे, इंटरवल्स आर नॉन टू अस, और इसमें हमें कोई इंटरवल नहीं गिवन होगा, तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो बस आपको याद क्या रखना है, इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद वी हैव टू राइट ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट दैट्स इट। अब देखिए, अगर हम उसी एग्जांपल को एक बार फिर से देखें तो हम लोगों ने बोला, ध्यान से देखना बच्चों, टोटल x डिस्टेंस था यहां से, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या बोला, या इसको s मान लेते हैं, टोटल s डिस्टेंस था। फिर हम लोगों को क्या बोला गया, x डिस्टेंस पर जाकर इसका एक छोटा सा एलिमेंट, ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं। अब बात आती है कि ये स्मॉल एलिमेंट चूज कैसे करते हैं। आप एक बार बताइए, एक लाइन है ना, लाइन स्केल है ना, स्केल को देखो, स्केल के अगर मैं छोटे टुकड़े करूं, कितने भी कर सकते हो आप, 10 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, बट मोर एक्यूरेट आंसर कितना आएगा, जितने नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स होंगे। तो स्मॉल एलिमेंट्स ऐसा चूज करना है कि वो बहुत छोटा, यानी उसकी विड्थ भी अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। चलिए, तो हमने बोला ये dx हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, कहां पर, x पर। ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से 3 सेंटीमीटर दूरी पर जाके, 4 सेंटीमीटर दूरी पर जाके, 6 सेंटीमीटर दूरी पर जाके। अब मुझे थोड़ी ना पता है, कोई बच्चा, मेरी मर्जी। एक बच्चे ने बोला आपने यहाँ पे लिया, मैं तो यहाँ पे लूंगा, ले लो बेशक। एक बच्चे बोला मैं तो यहाँ पे लूंगा। अब भैया आप कहीं पर भी लीजिए, बात समझ में आई ना। तो ये छोटा एलिमेंट कहीं पर भी चूज कर सकते हो आप लोग। अब देखिए, तो हमें बोला गया ये dx है, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, dt, और स्पीड हम लोगों ने मान ली कांस्टेंट है। तो मैं dx को क्या लिख सकता हूं बेटा, dx को मैं लिख सकता हूं v इंटू dt। अब देखिए, ये dt क्या मतलब है, चेंज इन टाइम, यानी यहां पर हमको इंटीग्रेशन करना होगा t के रेस्पेक्ट में, यहां पर हमको इंटीग्रेशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई। तो अब इंटीग्रेशन का सिंबल बताइए, इंटीग्रेशन का सिंबल ये आ गया, दोनों तरफ ये लगा दीजिए। बोलो, अभी ये लिखना आ गया आप लोगों को, पक्का।
चलिए अभी हम लोगों ने क्या बोला था, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए अब वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमने बोला इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए अब हमें पता होता है कि लेट अस सपोज हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन है कि y इज अ फंक्शन ऑफ fx हमें गिवन है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि y एक डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन x और उसका कोई भी एक फंक्शन हमें गिवन है, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना। अब जो कि हमें y इज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो हम लोग इसको dy बाय, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या लिखूं बेटा, dy बाय dx। डिफरेंशिएशन हमें सोल्व करना आता है, पावर नीचे एक पावर कम 2x1 प्लस कांस्टेंट बाहर x का विद रिस्पेक्ट टू x1 और कांस्टेंट है तो 0। परफेक्ट। तो हमें क्या है, dy बाय dx दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2। चलिए अब ये हमें डिफरेंशिएशन आ गया, यानी यहां से यहां हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। अब याद करो, अगर देखिए यहाँ पर x का फंडा है, x की टर्म है, ये x के रेस्पेक्ट में है, तो इसको इधर लेके आऊं तो मैं dy को ऐसे भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, dy दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू dx, 2x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है ना। अब देखिए ये कुछ वैसा ही टर्म बन गया आपके पास, y और x के फंक्शन है। अब देखिए ये क्या हो गया, x के रेस्पेक्ट में, ये क्या हो गया, y के रेस्पेक्ट में, छोटा सा चेंज, तो इसको क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट। चलिए गाइस, तो हम लोगों के पास आया dy दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू dx, और हमें पता लगा कि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ना बच्चे, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम वापसी इस इक्वेशन पर आ जाएंगे। देखो यहां से चले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मैं वापसी इसी फंक्शन पे आ जाऊंगा। तो इसलिए हमने बोला इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पढ़ लेंगे तो विल कम टू नो कि हाँ ऐसा होता है। चलिए सो गाइस कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि इफ डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं कि इफ y एज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या बोला था, y एक x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन क्या लिखा था हम लोगों ने, dy बाय dx, ठीक है। सिमिलरली एक न्यूमेरिकल करके देखते, प्रॉब्लम करके देखते कि y दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर, y दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि y दिस इज इक्वल टू x, तो dy बाय dx क्या बनेगा बच्चों, सभी बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन में क्या बोला था, जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है 2, और उसमें से एक पावर कम कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो व्हाट विल गेट, dy बाय dx दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। अब देखिए अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं तो व्हाट विल हैव, dy दिस इज इक्वल टू 2x इंटू dx, ठीक है ना, 2x इंटू dx। अब देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, यहां किसके रेस्पेक्ट में x, यहां किसके रेस्पेक्ट में y, परफेक्ट। हाँ सिमिलरली अब हमारे पास ऐसे ही कुछ फॉर्मूले होते हैं कि अगर हमारे पास x की पावर प्लस माइनस n dx, समझ में आ गया ना, किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx के रेस्पेक्ट में। चलिए तो इसमें हम पावर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और पावर क्या कहती है कि जो भी इंटीग्रेशन में है आपके पास उसकी पावर में एक ऐड कर दो और सेम उसी पावर से क्या कर दो बेटा, डिवाइड। देखिए ठीक है ना, और प्लस देखिए अब डिफाइन डेफिनेट नहीं है, हमें लिमिट्स नहीं पता, तो हमें क्या लिखना है, हमें प्लस सी और लिखना है, हमें क्या लिखना है बच्चे, सी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला की रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, यानी वो कुछ भी वैल्यू हो जाए -1 के अलावा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा -1 हो गया तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर इंटीग्रेशन में x की पावर 3 dx आ गया तो क्या करेंगे बच्चे, हम लोग x की पावर में एक प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, और प्लस एक कांस्टेंट लिख देंगे c, अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो। समझ में आया ना। अब चलिए जल्दी एक और करके देख लेते हैं, x की पावर 1/2,
कुछ भी पावर हो जाए बच्चे, कुछ भी पावर। चलिए माइनस कर लेते हैं, -1/2। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये साइन हटा देंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस c। चलिए बताइए, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया कि पावर को सोल्व करने का तरीका हम लोगों को समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड केस। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी x प्लस माइनस n dx का फॉर्मूला हो गया तो हम उसको क्या लिखेंगे बच्चों, x की पावर प्लस माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस n प्लस 1 प्लस c। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर x की पावर जो n की पावर है वो बस क्या नहीं होनी चाहिए, -1। अब देखिए, अब याद करो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या लिखा था, y = log of e mod x। mod x का मतलब समझ में आ गया ना, प्लस माइनस के झंझटों से खत्म करना हमें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, y अगेन अ फंक्शन ऑफ x, तो dy/dx क्या बोला था, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, 1/x। क्या होता है बच्चों, 1/x। चलिए अब इसको रिवर्स कीजिए, तो dy बाय 1/x dx है ना। देखो, यानी अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए 1/x dx, अब ध्यान से देखना, ये x की पावर -1 ही तो बना, x की पावर -1 के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे आप लोग, तो x की पावर -1 dx का फॉर्मूला। अब देखो 1/x का log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of x, log of x प्लस c, ठीक है ना। यानी 1/x dx का क्या हो जाएगा, log of x प्लस c, और 1/t dt का क्या हो जाएगा बच्चे, log of t। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है ना। कहीं पर ln भी लिखा मिलेगा, ln t, ऐसे ln t, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे आपको। अब चलिए एक बात और बताइए, अगर कहीं पे खाली dy लिखा आ जाए हमें, dy, तो देखिए dy के आगे क्या कोई टर्म है y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करना है, क्या कोई यहाँ पे टर्म है y के रिस्पेक्ट में, y वाली टर्म है, नहीं है, तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, यस। और अगर इसको 1 लिख सकता हूँ तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ बेटा, y की पावर 0 इंटू dy, याद करो y की पावर 0 इंटू dy। अब y की पावर 0 है, 0 में क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे, तो व्हाट विल गेट, y की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू y। यानी हमें समझ में आ गया कि कहीं पर अगर dt खाली dx खाली dy लिखा आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t x एंड y। बोलिए कितना समझ में आया। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए सो अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि इंटीग्रेशन का कहाँ यूज करते हैं हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन के यूज के लिए हम लोगों को बोला गया कि लेट्स से हम वी हैव xt रिलेशन, vt रिलेशन एंड at रिलेशन। ध्यान से सुना बच्चे, xt vt एंड at रिलेशंस आर गिवन टू अस। तो देखिए अब हमें इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करो तो व्हाट विल हैव, dx by dt, क्या मिल जाता है हमें, वेलोसिटी। देखिए x दिस इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5t, x इज अ फंक्शन ऑफ t। हमें वेलोसिटी टाइम निकालना है तो डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट विल गेट dx by dt, दिस इज इक्वल्स टू पावर आगे यानी 4t प्लस 5, ये क्या बन गया बेटा, v। vt रिलेशन आ गया ना। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो dv by dt क्या होता है बच्चों, a, व्हाट विल गेट 4, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 कांस्टेंट है 0, तो ये हमारे पास a रिलेशन आ गया। बात समझ में आया। यानी हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें xt रिलेशन गिवन है तो हम डिफरेंशिएट करते 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 कहां पर आ जाएंगे, at पर। लेकिन अगर हमें at गिवन है, अब देखिए ये गिवन है a, दिस इज इक्वल्स टू 4। अब हमसे बोला गया कि हमें xt हमें vt चाहिए, यानी नीचे से ऊपर जाना है। अब हमें ऊपर से नीचे आना, तो हमें क्या करना पड़ा बच्चों, डिफरेंशिएशन। ऊपर से नीचे जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, उल्टा करना पड़ेगा सर। देखिए आप करके देखते हैं। अब एक बात बताइए, a को हम क्या लिख सकते हैं, dv by dt। a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv by dt, दिस इज इक्वल्स टू 4।
अब dv को देखिए क्या लिख सकते हैं, dv दिस इज इक्वल टू 4 इंटू डी टी। अब ध्यान से सुनना बेटा, इंटीग्रेट कीजिए। dv का इंटीग्रेशन अभी भी बताया क्या होता है, v। अब देखिए 4 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर लेके आ जाइए, 4 बाहर आ गया, ठीक है ना, कांस्टेंट बाहर, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt को बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, तो v दिस इज इक्वल टू 4 dt का इंटीग्रेशन t प्लस अ कांस्टेंट c। देखिए आया ना वही रिलेशन, v दिस इज इक्वल टू 4t प्लस c। अब c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि मेरी गिवन इक्वेशंस क्या है। बोलो इतना समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं इसको एक बार और इंटीग्रेट करूंगा तो व्हाट विल रियलाइज कि हम यही वाली इक्वेशंस को अटेन कर लेंगे। तो हमने बोला कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है इंटीग्रेशन, और बेसिक चीजें हम लोगों को ये आनी चाहिए कि पावर को सोल्व कैसे करते हैं। डेफिनेट होगा तो ये सी लिखने की जरूरत नहीं है, इनडेफिनेट होगा तो सी लिखना पड़ेगा हम लोगों को। बताइए यहां तक समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, फिर हम लोगों ने देखा था कि लेट्स से y दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x, है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x। डिफरेंशिएट करो इसको, तो व्हाट विल राइट, dy बाय dx दिस इज इक्वल टू साइन x का क्या बोला था बेटा, cos ऑफ x, ठीक है ना। अब अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो व्हाट विल राइट, dy दिस इज इक्वल टू cos ऑफ x dx। कीजिए इंटीग्रेट, dy का y, cos ऑफ x का क्या हो जाएगा बच्चों, sin ऑफ x, sin ऑफ x प्लस c आगे समझ में कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल्स टू cos ऑफ x। अब याद करो डिफरेंशिएशन में जिधर c आता था लेफ्ट हैंड साइड पे, जिधर जिधर c आएगा उधर उधर उसके अपोजिट एंड पे माइनस साइन आता था, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन ऑफ x। क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस साइन ऑफ x। तो बताइए dy दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x dx, ठीक है ना। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ x, लेकिन विद साइन, तो y दिस इज इक्वल टू sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, बताइए, y का y हो जाएगा, और sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos ऑफ x। यानी आपको क्या याद रखना है कि इस तरफ डिफरेंशिएशन में लेफ्ट हैंड साइड जिधर c आएगा वो वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और इंटीग्रेशन में जिधर राइट आएगा वो वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। देखिए साइन का कोस, कोस का साइन, कोई इशू नहीं है, कोस का माइनस साइन डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। बोलो समझ में आया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। चलिए सिमिलरली y इज अ फंक्शन ऑफ टेंजेंट x देखा था हम लोगों ने, तो dy बाय dx क्या देखा हम लोगों ने, सेकेंड स्क्वायर x। सिमिलरली अगर हमसे कोई बोलेगा इंटीग्रेशन कीजिए सेकेंड स्क्वायर x dx का, तो क्या लिख देंगे बेटा, टेंजेंट x, क्या लिखेंगे हम, tan x प्लस c। फिर हम लोगों ने देखा था y इक्वल्स टू e की पावर ax, या y इक्वल्स टू ex, बोला था ना, e की पावर का e की पावर x रहेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इनको, एक्सपोनेंशियल, dy बाय dx क्या रहेगा, सेम। तो इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, सेम। डिफरेंशिएशन बिल्कुल उल्टा होता है इंटीग्रेशन के, तो ये तो डिफरेंशिएशन आया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखेंगे, dy दिस इज इक्वल्स टू ex dx, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, e की पावर x प्लस c। बोलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन आता है और इंटीग्रेशन अगर हम भूल भी जाए तो आपको याद कर रखना है, बिल्कुल रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन की। इतना समझ में आया। सो गाइस अब हम बात करेंगे कि इस इंटीग्रेशन का यूज ग्राफ में कहां पर आया। देखिए ग्राफ में हमारे पास एक टूल होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है ना। अब वो एरिया क्या देता है हम लोगों को ध्यान से देखना। अगर हमारे पास ग्राफ एक कांस्टेंट आए,
ठीक है ना, वीटी ग्राफ बोल देता हूं इसको, और हमारे पास वीटी ग्राफ ऐसा आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है, तो एरिया हमें क्या दिखाता है, पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो एरिया आप कैसे भी निकाल सकते हो, ये ट्रायंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, व्हाटएवर जो भी शेप बनेगी इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा ग्राफ आ जाए तो अब एरिया निकालना हमारे लिए थोड़ा इश्यूज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखना ध्यान से, टी टाइम पर, जो कि है वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ, तो टी टाइम पे कोई भी एक टाइम चूज कर लेते और वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dt टाइम, dt, ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा एलिमेंट dt, और इस dt पर हम ये मान के चलते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा v, ध्यान से सुनना। तो ये एक वही छोटी सी स्ट्रिप बन गई जो हम लोगों ने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था, बहुत छोटी सी स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप का एरिया बताइए कितना बना, छोटा सा एरिया dA कितना बना बेटा भैया, देखो इस स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ पे लिख लूं तो ये समहाउ एक रेक्टेंगल जैसी बनी, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बच्चों, ये वाली कितनी बन गई बेटा v, और ये वाली कितनी बन गई बेटा dt, तो v इंटू डी टी, बोलो आया नहीं आया समझ में, v इंटू डी टी। अब ध्यान से देखिए, क्या ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है सर, बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स, सभी स्ट्रिप्स को ले लो और ऐड कर दो, है ना बच्चों, सभी स्ट्रिप्स को ले लो और क्या कर दो, ऐड। या फिर एक तरीका और सिखाया था आपको, या तो सबको ऐड कर दो, लेकिन ऐड करना तो अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो मैथ्स ने एक और क्या बोला कि एक काम करो, एक को निकाल लो, एक एरिया को निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए किसके रेस्पेक्ट में, टी, इसको लिमिट रख के, लिमिट कैसे रखते हैं ध्यान से देखना, देखो ये t1 है, ये t2 है, फाइनल इनिशियल टाइम ये रहा t1, और यहां तक हमारा ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए मैंने तो टाइम यहां से चूज किया ना बेटा, यहां से जाके, तो आपकी टाइम की लिमिट देखो, ये टाइम मैंने चूज किया है, लेकिन रियलिटी में टाइम ओरिजिन से माना है ना मैंने, तो यहां से मेरा ग्राफ कहां से कहां चल रहा है, तो अब इस लाइन को यहां पे उठा के आओ, t1 एक्सटेंड करते लेके चले जाओ t2, तो t की लिमिट कहां से कहां चलेगी, t1 से t2, t1 से t2। देखो अभी और समझाता हूं, देखिए मान लो ये y और x का ग्राफ है, y और x का ग्राफ है, और हमारे पास ये ग्राफ दे दिया। अब हमने क्या बोला, देखना ध्यान से, x दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, छोटा सा एलिमेंट जिसकी विड्थ कितनी है dx, और ये हाइट कितनी हो जाएगी बेटा y। तो इसका छोटा सा एरिया तो समझ में आ गया ना, कैसे लिखेंगे, छोटा सा एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी y इंटू dx। अब ध्यान से देखना, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला एरिया अंडर दिस कर्व बिलोंगिंग टू x एक्सिस, जो भी ग्राफ x एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया बना रहा होगा ना, हमें वो एरिया कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनना, एक बच्चा बोला कि सर मैं क्यों मानूं ऐसे, कह रहा कि आपने तो x पे जाके लिया है ना, तो मैं तो y पे जाके मान रहा हूं, मैंने y पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया dy, इसी ग्राफ में कर लो, बेशक कर लो यार। अब ये बताइए कितना एरिया देखा, देखिए ये कितना हो गया, ये x हो गया, और ये इसकी विड्थ कितनी है dy, तो अब इसका छोटा एरिया कितना हो गया बेटा, x इंटू डी वाई। अब x इंटू डी वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरिया, बात समझ में आ गया, और y इंटू डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला एरिया, बोलो समझ में आया आपको। तो हमें कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, वो ये वाली चीज डिफाइन करने वाली है कि हम लोगों ने कहां पर जाके वो छोटा सा एलिमेंट चूज किया है। x में जाके लेंगे तो एरिया अंडर द कर्व जो x एक्सिस के इनको क्लोज करने वाला है, y पे जाके लेंगे तो ये वाला एरिया आने वाला है। बोलो इतना समझ में आया बच्चों। चलिए मोस्टली केसेस में हम यही वाला एरिया निकालते हैं, जैसे इसमें देखिए dt पे लिया हम लोगों ने, तो dt पे क्या होगा vdt, और vdt क्या होता है, अभी अभी पढ़ा है, vdt क्या होता है dx, vdt क्या होता है dx, यानी vt का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके डन, इधर सुनिए, अब यहाँ पर हमारे पास x के रेस्पेक्ट में ना, x की लिमिट देखिए, ये x की लिमिट x1 और कहां पर खत्म हुआ x2,
तो इनिशियल लिमिट रख दो x1, इंटीग्रेट करेंगे x1 और फाइनल लिमिट क्या हो जाएगी x2। ये देखिए y यहां से लेके यहां तक है, तो इस लिमिट को y1 बोल दो, इस लिमिट को y2 बोल दो, तो इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में y1 से y2। तो बताइए ये एरिया अंडर द ग्राफ समझ में आया आप लोगों को। और सिंपल सा अगर आ गया हमारे पास तो हम लोगों को कोई इशू है ही नहीं। जैसे VT ग्राफ हमें दे दिया गया, VT ग्राफ इज गिवन टू अस, दिस इज V, दिस इज T, और ये 4 सेकंड है, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। हमसे बोला गया कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। अब बोलो, यहां पर जाकर हम एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते थे, है ना बच्चों, क्या हो गया dt, और ये कितनी हो गई v, तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा dx, दिस इज इक्वल्स टू v dt। अब v dt क्या है, बेसिकली एरिया dA, तो ये तो एक कांस्टेंट है, तो एरिया डायरेक्ट निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो व्हाट विल गेट 20। तो 20 मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। बोलो आया नहीं आया समझ में। चलिए नीचे हो जाता तो वो नेगेटिव एरिया हो जाता, जैसे कि आपको ऐसे ग्राफ मिल जाए, देखो ठीक है ना, ऐसा ग्राफ मिल जाए। अब कैसे करेंगे, ये एरिया A1 निकाल लेंगे, ये A2 निकाल लेंगे, ये A3 निकाल लेंगे। A1 A2 क्या रहेगा बेटा, A1 A2 हमारा पॉजिटिव एरिया रहेगा, और A3 क्या रहेगा बच्चे हमारे पास नेगेटिव। नहीं आया समझ में। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इंटीग्रेशन का और अच्छे लेवल का, जिसमें हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, हम और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस इसके बारे में एनालाइज करने वाले हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।